हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम देखने वाले हैं एडवांस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो बहुत ज्यादा सिंपल भी होता है। ठीक है ना? तो आज हम इन कुछ सवालों के साथ अपना स्टार्ट करेंगे जो कि एडवांस ओरिएंटेड है। थोड़ा सा मेंस के अंदर भी आते हैं, इनका वेटेज मेंस ओरिएंटेड पेपर ही है, बट थोड़ा सा टिल्टेड है एडवांस की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इस सवाल को देखें। अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L is suspended from the ceiling by one of its ends. Find the elongation delta L of the rod due to its on weight. अच्छा, अब तक जो हमने देखा था, अब तक जो आपने इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था? डेल्टा L इज इक्वल टू एफ एल बाई ए बाई। ये कब लगा सकते हैं हम? ये तब लगा सकते हैं, ये जो हमारा रॉड है ये मासलेस हो, इसके ऊपर कोई एम के जी का ब्लॉक हो लटका हुआ हो, और ये जो पूरा का सिस्टम है क्या हो? मासलेस हो। कैसा सिस्टम हो? मासलेस हो। यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स, सब जगह फोर्सेस क्या हो? बराबर हो। तब हम ये लगा सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए बाई। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जे एडवांस में कई बार इससे सवाल उठा है और कई बार सवाल आए हैं। ये क्या बोला है कि ये जो हमारा रॉड है ना, इस पे कोई अपन ने मास नहीं लटकाया है, लेकिन ये क्या है? खुद मास है। ये मासलेस नहीं है, इसके पास मास है, तो इसके खुद के मास की वजह से इनलोंगेशन कितना आएगा, ये सवाल ने आपसे पूछा है। तो अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? यस, अपन को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, अपन को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे यूज करें इंटीग्रेशन? और सेल्फ वेट का मीनिंग क्या है? पहले सवाल को समझते हैं। सवाल ने कहा है कि ये हमारा, इसका डेंसिटी रो है, एरिया ए है, लेंथ इसका एल है। हमको बताओ इसके पास कुछ इसका वेट है, तो जाहिर सी बात है कुछ एमजी लग रहा होगा, पूरा का एमजी। उस पूरे एमजी की वजह से इस पूरे रॉड के अंदर का इलोंगेशन आपसे पूछा है कि बताओ इस पूरे रॉड का इलोंगेशन कितना होगा। तो हम ऐसे सवालों को कैसे डील करें? ऐसे सवाल को डील करने का शानदार तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना? हम एक काम करते हैं, हमको पूरे वजह से बताना है ना, हम पहले छोटे से बताते हैं। किस तरह छोटे से बताते हैं? हम एक काम करते हैं, यहां से x दूरी पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट मानते हैं और इसके अंदर इलोंगेशन देखते हैं। ठीक है? हमें क्या मालूम है? इसका रो मालूम है, लेंथ एल मालूम है, एरिया ए मालूम है। ठीक है? अब देखे जरा, इस dx वाले पट्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा? mxg नीचे की ओर। और यही mxg तो इस dx पट्टी के अंदर इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस dx पट्टी के अंदर लंबाई में बढ़त किसके कारण होगी? तो जो इसको खींच रहा है, कौन खींच रहा है? mxg खींच रहा है। यहां पर वो टेंशन के लमसम बराबर होगा, तो यहां पर टेंशन mxg के बराबर होगा। ये mxg क्या है? इस पूरे पोर्शन का मास। जिस पोर्शन पे हम चर्चा कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस दूरी पर, उसके नीचे लगने वाला मास ही तो इसके ऊपर mg लगा रहा होगा, तो ये mx इंटू जी। अच्छा, यानी कि इस पूरे पोर्शन का मास, तो इस पूरे पोर्शन का मास अपन को mx निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको? ठीक है ना? एक तरीका तो वो है, जो अगर हमको लेंथ के टर्म में निकालना हो तो एल लेंथ का मास m है, तो वो यूनिट लेंथ का m बाई एल होगा, और x लेंथ का मास क्या हो जाएगा? m बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। ये इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपन को रो दे रखा है कि इसका डेंसिटी अपन को मालूम है, तो इस तरीके से अच्छा हम एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं, डेंसिटी अपन को मालूम है ना, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना? तो मास को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम। ओके, और रो को क्या लिख सकते हैं? रो को तो रो ही लिखेंगे भाई साहब, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं ए इंटू एल। ओके, तो इस एमएक्स जी को क्या लिख सकते हैं हम? रो इंटू एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह देखो बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, तो रो इंटू ए इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? ये एक्स लेंथ है, इसी का तो अपन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रो ए एक्स इंटू जी। ये हमारा पास इस dx थिकनेस के पट्टी पर फोर्स आ गया। अच्छा, अगर हमने dx थिकनेस पट्टी पर अपन हमने फोर्स निकाल लिया है, और ये tx के लमसम बराबर होगा उस टाइम पे, ये tx जो टेंशन इसको खींच रहा होगा उसके बराबर होगा। ठीक है? तो क्योंकि कहीं मूव नहीं कर रहा तो tx के बराबर होगा, और ये mx जी इसको खींच रहा होगा नीचे की ओर, जिसकी वजह से इस dx पट्टी के अंदर चेंज आएगा, इनलोंगेशन आएगा। ठीक है? तो अब इनलोंगेशन निकाले कैसे? तो हमें ये पता है, हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं dx पट्टी का। हाँ, निकाल सकते हैं। स्ट्रेस क्या आएगा? tx बाई ए, और tx किसके बराबर? इसके बराबर, रो ए एक्स जी बटा ए। यानी हमारे पास क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? रो एक्स जी। ये क्या है? हमारा स्ट्रेस है।
dx थिकनेस पर स्ट्रेस है। अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रेस आ गया है, तो क्या हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन मालूम है? क्या हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन मालूम है? हाँ मालूम है। क्या रिलेशन होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ये रिलेशन तो सबको मालूम है। अब इस dx पट्टी के पर जो फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा? mxg, इसके कारण जो इलोंगेशन आया उसको अपन ने नाम दे दिया dl। क्या नाम दे दिया? dl। और स्ट्रेस कितना निकल के आया इस dx पट्टी पर? इस dx पट्टी पर स्ट्रेस निकल के आया है रो एक्स जी। तो रो एक्स जी शुड बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ dl बटा dx। अरे स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। अब छोटे से चेंज के लिए dl बटा छोटा सा लेंथ dx, तो स्ट्रेन को अपन dl बटा dx लिख सकते हैं। अब जब ने हमने स्ट्रेन को dl बटा dx लिख दिया, हमें ये रो और जी कांस्टेंट दिख रहा है, साथ साथ यंग मॉडुलस भी कांस्टेंट दिख रहा है, इसको नीचे ले आया और हमारे पास x है और ये dx है और इधर dl है। अब यदि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक? जब x का वैल्यू 0 है यानी यहां पर है, तब क्या इलोंगेशन है? कुछ भी नहीं है। जब x का वैल्यू l के बराबर हो गया, तब इलोंगेशन कितना हो गया हमारे पास? इलोंगेशन हो गया डेल्टा एल, कुछ अमाउंट से बढ़ गया होगा, वही डेल्टा एल तो अपन को चाहिए। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ये डेल्टा एल, तो डेल्टा एल यहां से बन गया डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बटा 2, लिमिट जाएगा 0 से एल तक, और फाइनली हमारे पास डेल्टा एल निकल के आएगा। वो डेल्टा एल क्या निकल के आएगा? क्या कोई बता सकता है मुझे डेल्टा एल क्या निकल के आ रहा है? डेल्टा एल निकल के आएगा इसके आगे, डेल्टा एल निकल के आएगा रो जी बटा यंग्स मॉडुलस इंटू एल स्क्वायर बटा 2। ये हमारे पास डेल्टा एल निकल के आया ड्यू टू सेल्फ वेट। और ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे जेई के सवाल आप बहुत सिंपल तरीके से कर पा रहे होंगे। क्या ध्यान में रखना है आपको? बस ये ध्यान में रखना है कि सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन कितना होता है? रो जी एल स्क्वायर बटा 2y। अच्छा 2y क्या है? यंग्स मॉडुलस। अच्छा, अब सवाल कई बार ये भी दिमाग में आता है ना, क्या आता है कि हमको रो के टर्म में तो पता है, लेकिन अपन को क्वेश्चन के अंदर रो नहीं दिया है, अपन को मास के टर्म में बात करना है कि इसका मास क्या है। अरे तो बहुत सिंपल है ना। क्या सिंपल है? डेल्टा एल को रो को क्या लिखेंगे? मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे ना, मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास एम जी एल स्क्वायर बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? ए इंटू एल, ए इंटू एल इंटू 2 टाइम्स ऑफ यंग मॉडुलस, एल से एल गया, तो हमारे पास डेल्टा एल मास के टर्म्स में क्या निकल के आया? डेल्टा एल हमारे सामने मास के टर्म्स में जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? एम जी एल बटा 2ay। ये डेल्टा एल हमारा मास के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? मास के टर्म्स में। किसके टर्म्स में है? मास के टर्म्स में। बहुत सिंपल से सवाल से हमने स्टार्ट किया और देखिए कितना आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब अगला सवाल देखते हैं, जो भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से बने रहे। आपको इस सवाल को देखते हैं। अ वायर फिक्स्ड एट अपर एंड स्ट्रेच्ड बाय लेंथ L बाय अप्लाइंग अ फोर्स F, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। तुमसे पूछा है कि स्ट्रेच करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। कल ही तो कराया था ना। क्या निकल के आया था वर्क डन का फॉर्मूला? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एल, ये निकल के आया था ना। ये क्या हो गया? स्ट्रेस एफ बाई ए, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल। ये एल से एल गया, और डेल्टा एल कितना इसने दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? कितना इलोंगेट किया? एल, तो हाफ एफ एल। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? एफ एल बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कल कराया है सवाल, इसका कल पूरा डेरिवेशन बताया था मैंने, कैसे अपन इसको डिराइव किया था और इसको अच्छे से पूरा प्रूफ किया था अपन ने कि जो भी अपन वर्क डन करते हैं इसको इलोंगेट करने में, वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और फिर अपन उसी का यूज करते हैं। देख लो सवाल एकदम सिंपल है। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रप्चर्स। रप्चर्स मतलब इसको तुम पंचिंग मशीन कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। कौन सा कॉन्सेप्ट? पंचिंग मशीन कॉन्सेप्ट। पंचिंग मशीन कॉन्सेप्ट। पंचिंग मशीन कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? पंचिंग मशीन का तुमने कई बार देखा होगा, कई बार का तुम कराते ही होगे। हमारे जो बेल्ट होते हैं ना, बेल्ट होता है जिसको पहनते हो, उस बेल्ट के अंदर का छेद करना है ना, तो अपन को एक मिनिमम फोर्स स्ट्रेस देना पड़ता है, जिससे वो छेद आर पार हो जाता है और हमें वो छेद मिल जाता है। ठीक है ना।
तो ऐसे कॉन्सेप्ट को अपन रप्चर्स बोलते हैं। इसके ऊपर जेई मेंस के अंदर 2014 के अंदर सवाल आया है और पहले कई बार आते रहे पुराने जेई के सवालों में। तो इसके कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड वो जेई वाला सवाल करेंगे, उसके बाद अपन ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे, ठीक है ना। तो पंचिंग मशीन का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कोई एक सरफेस होगा, सरफेस कैसा होगा, 3D में होगा। जैसे हमारा ऐसा कोई सरफेस है, मान लो ये हमारा सरफेस है। अपन को क्या करना है, अपन को एक छेद करना है, ये हमारा थिकनेस है टी, ये क्या थिकनेस है हमारा, टी है। अपन को क्या करना है, यहां से अपन ने रप्चरिंग मशीन लिया और यहां से छेद करेंगे और ये छेद आर पार हो जाएगा, उधर हमारा छेद मिलेगा हमको, ठीक है ना। ऐसा कुछ आर पार हो जाएगा ना, ध्यान से देखो। अपन यहां से छेद करना शुरू करेंगे और छेद करते 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 वो पीछे तक चला जाएगा और हमें वो छेद मिल जाएगा। तो मतलब अपन को क्या करना है रप्चर्स के अंदर, अपन को यहां से कहां तक जाना है, पीछे तक जाना है, पीछे वाले सरफेस तक जाना है, ठीक है ना। इस तरह अपन को इस रप्चर्स के अंदर जाना है। तो अपन को मिनिमम कितना स्ट्रेस लगाएंगे कि हमारा ये काम बन जाए, ठीक है ना। तो अपन को मालूम है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है क्या है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। और इस एरिया को अगर तुम खोल के देखो, इस एरिया को खोलो तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ सिलेंडर टाइप दिखेगा ना, ये एरिया है ना। ध्यान से देखो, ऐसा एरिया हमको यहां से यहां तक अपन को छेद करना है, तो ऐसा कुछ हमें एक सरफेस मिलेगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका थिकनेस क्या था, टी था, थिकनेस क्या था, टी था। तो और अपन ने रप्चरिंग मशीन से इसको इस तरह खोला है। तो और ये हमें ऐसा नहीं मिलेगा, हमें सर्किल मिलेगा ढेर सारा ना, ढेर सारा सर्किल ऐसे 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 जाके हमें फाइनली अपन को रप्चर, हमारा इंड पॉइंट हमारा रप्चर होगा और ये हमारा दूसरा पॉइंट खुल जाएगा, ये लेंथ टी है, ठीक है। तो इसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैसे रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि लेंथ कितना है सर्किल का, इस ये जो हमारा सर्किल इसका लेंथ कितना है, मान लिया 2 पाई आर, कितना है 2 पाई आर, इसको खोल लेंगे तो सर्किल हो जाएगा 2 पाई आर। और थिकनेस कितना है, टी है। सर्कमफेरेंस किसी भी सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अपन ने 8th 9th में भी ये बात पढ़ा होगा कि सर्किल का जब तुम निकाल रहे थे एरिया या जब सॉल्व कर रहे थे तो अपन ने बोला था कि ये सर्किल है ना, इस सर्किल को खोल देते हैं, इस सर्किल को खोल देते हैं। जब इसको तुम खोल दोगे तो ये सर्किल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और एक ऐसा ही सर्किल उधर भी है, दूसरे साइड भी ऐसा सर्किल है, ये दूसरे साइड ऐसा सर्किल, उसको भी खोल दिया। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, टी है। तो ये लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो ये एक रेक्टेंगल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 पाई आर लेंथ कैसे है, ये सर्किल था, इसको खोल दिया, खोल के लंबा कर दिया, खोल के लंबा करने पे 2 पाई आर हो गया। और ये थिकनेस टी था, इधर भी खोल के लंबा करने पे 2 पाई आर हो गया। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो अपन इसका एरिया क्या बोल सकते हैं, इसका एरिया बोलेंगे अपन 2 पाई आर इंटू टी, यही बोलेंगे ना एरिया, 2 पाई आर इंटू टी। अच्छा, अब अपन को अगर इसमें छेद करना है तो ये स्ट्रेस हमारा जो है ये एफ बाई ए से ज्यादा होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो हमारे एरिया निकल के आया और जो फोर्स अपन लगा रहे हैं उसका वैल्यू एफ बाई ए है। तो जो एरिया अपन ये दे रखा है ना, ये एरिया, इस वैल्यू से अगर स्ट्रेस अपन ने ज्यादा लगाया तभी तो रप्चर हो पाएगा, तभी तो अपन इसको इस पार्ट से उस पार्ट में छेद कर पाएंगे, तभी तो बेल्ट के अंदर छेद कर पाएंगे अपन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा पाएंगे। तो अपन को स्ट्रेस कितना चाहिए, ग्रेटर देन एफ बाई ए। और अगर तुमसे मिनिमम स्ट्रेस की मिनिमम फोर्स पूछे तो वो क्या आ जाएगा, ये जो अपन को स्ट्रेस दे रखा है वो सिग्मा इंटू ए, एफ मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन, इसको स्ट्रेस को अपन ने अगर सिग्मा बोला है तो सिग्मा इंटू ए। इस तरह का अपन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। और अगर मिनिमम फोर्स मिनिमम की बात कर ले तो इक्वल टू आ जाएगा, मिनिमम फोर्स अपन को सिग्मा इंटू ए लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ आता है ये बात, ठीक है। और ए का वैल्यू हमें क्या मालूम है, सिग्मा 2 पाई आर टी, क्या मालूम है, ए का वैल्यू 2 पाई आर टी मालूम है यहाँ से। तो हमारे पास सिर्फ 2 पाई आर टी का जगह अपन डाल दिया, सिग्मा तो सिग्मा स्ट्रेस है हमारा, ठीक है ना। अगर अपन को स्ट्रेस दे रखा है तो वो पार्टिकुलर स्ट्रेस कितना बड़ा छेद करने के लिए काम में आएगा वो हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम फोर्स कितना देंगे कि हम छेद कर पाएंगे। तो स्ट्रेस का वैल्यू अगर हमारे पास है, कितना स्ट्रेस हम दे सकते हैं तो हमारे पास कितना फोर्स लगाए कि हमारा वो उसके अंदर छेद हो जाए, मतलब कितना फोर्स से दबाए उस मशीन को, रप्चरिंग मशीन को, पंचिंग मशीन को, कि हमारा काम बन जाए। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू टी। अब इस पर एक सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल जेई के अंदर आया हुआ है, उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ये सवाल देखो, जो अपन ने कॉन्सेप्ट अभी सीखा ना, सेम उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या सवाल है, स्टील रप्चर्स व्हेन शियर ऑफ, अपन ने कितना ये दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, शियर स्ट्रेस अप्लाई किया है, अपन को फोर्स पूछा है 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होल करना है और थिकनेस कितना 0.3 सेंटीमीटर है थिकनेस। और हमसे ये कब का सवाल है, जेईई मेंस 2014 का सवाल है। तो आप देख रहे हो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं सारे से जेईई मेंस और एडवांस के अंदर सवाल आ रखे हैं।
तो आपको क्या करना है, अगर आपके कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन प्रेस करना है, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ताकि आपका जो ये ग्रुप है, ये हमारा जो फैमिली है, ये हमारा जो कम्युनिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी हेल्प पहुंच सके। ठीक है, देखते हैं सवाल को। तो हमारे पास क्या पूछा है इस बार, फोर्स पूछा है ना, कि कितना फोर्स चाहिए। फोर्स अभी अपन ने याद कर लिया ना, सिग्मा 2 पाई आर टी। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं होता तो आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ता, आपको पूरा स्टील रप्चर में सोचना पड़ता कि सर्किल को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर अपन फाइनली रिलेशन पे पहुंच रहे होते। लेकिन चूंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, आपको फॉर्मूला याद है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम, तब जाके हमारा रप्चर हो पाएगा, तब जाके छेद हो पाएगा। तो सिग्मा का वैल्यू मालूम क्या, हाँ मालूम, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8 और 2 पाई आर। आर क्या, आर डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो d/2 कर देंगे अगर डिमीटर बने तो, और इंटू थिकनेस कितना है 0.3 सेंटीमीटर, और सबको मीटर में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस डायमीटर को अपन को 1/2 रखेंगे ना, तो इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, जब पाई का वैल्यू रख दोगे क्या 3.14, जब तुम इसका पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे और जब सॉल्व करोगे तुम्हें शायद बी आंसर दिख जाएगा, इसका क्या जाएगा बीएससी में, इसको एक आंसर आपको दिख जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन, अब तो कुछ पार्ट बचा नहीं है इसके अंदर, बस ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, सिग्मा 2 पाई आर टी। अब देखो, आपने चैनल को देखा, इसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर साथ ही साथ आपको इलास्टिसिटी के अंदर भी कोई डाउट है, यंग मॉडल्स में या कुछ में, तो आप पुराने लेक्चर से देखिए ना, लेक्चर 1 में देखो, उसमें मैंने आपको इलास्टिसिटी का कोर ब्रह्म ज्ञान आपको उस लेक्चर 1 में कंसाइज रूप में दे दिया है। उसके बाद जो चल रहा है उसी थ्योरी का यूज करके अपन उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन की बात कर रहे होंगे, उसके बाद फिर वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे, और एक दो लेक्चर के अंदर हम इस इलास्टिसिटी वाले सेगमेंट को समाप्त कर देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर इलास्टिसिटी जेई मेंस 2022 के लिए चल रहा है, आप इसको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, चीजों को समझें, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप हमारी कोई हेल्प करना चाह रहे हैं, नीचे नंबर्स दिख रहे हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।